नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान समिट मलेशिया में 21 नवंबर से शुरू हो रही है। साथ ही 10वीं ईस्ट एशिया समिट का भी आगाज़ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। सदस्य देशों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी भाग लेंगे, ऐसी खबर है। पिछली वार्ता में पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर काफ़ी जोर दिया था। अब समय ये जानने का है 1 साल बाद कि आखिर कितनी बात इसमें आगे बढ़ पाई है। साथ ही आसियान सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर के मुद्दे को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि चीन ने इसको लेकर अभी से अपनी आपत्ति भी जाहिर की है। पेरिस हमलों के बाद इस वार्ता को लेकर सुरक्षा की चिंताएं भी काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं, खतरे भी बढ़ गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ लोकल पुलिस की इन खतरों को लेकर। क्या है आखिर इन दोनों बैठकों का एजेंडा और मुद्दे क्या उठाए जाएंगे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़िलहाल अशोक सज्जनहार, जो कि राजनयिक रह चुके हैं, कई राजदूत रह चुके हैं कई देशों में। संजय भारद्वाज हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू में। संजय कपूर हैं, संपादक हैं हार्ड न्यूज़ के। और साथ ही शशांक जी भी मेरे साथ मौजूद होंगे, जो कि विदेश सचिव रह चुके हैं भारत के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर संजय कपूर मैं आपके साथ शुरुआत कर सकूं, जो जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जो बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है फ़िलहाल, अगर आप आसियान पर सर्च करने की कोशिश करें कि मुद्दे क्या हैं, तो सारी खबरें जो आ रही हैं वो सुरक्षा से जुड़ी हुई आ रही हैं। क्या इसको इतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? क्योंकि जो लोकल इंटेलिजेंस है मलेशिया में, वो ये कह रहा है कि गंभीर है मामला। देखिए, यहाँ पर जो आसियान की समिट हो रही है आपके कुआलालंपुर में, ये पेरिस में जो हादसा हुआ उसके कुछ ही दिन बाद हो रही है। उसके बाद आपकी G20 हुई अंतालिया में। अंतालिया में जो पूरी समिट हुई, उसमें भी पूरा का पूरा जो और मुद्दे थे, आर्थिक मुद्दे थे, वो सब हाईजैक हो गए सिक्योरिटी के मारे में कि किस तरीके से आप इस्लामिक स्टेट्स को कंट्रोल करिए। तो यहाँ पे भी जो मेरे ख्याल से ख़ास बदलाव नहीं आएगा। जबकि कि आसियान का जो पूरा नज़रिया था वो ज़्यादा इकॉनमी वगैरह पे था। परंतु जो वहाँ की रिपोर्ट आ रही है, जैसे आज मैं आने से पहले देख रहा था कि इंडोनेशिया के तकरीबन 500 लोग गए हुए हैं, इस्लामिक स्टेट को जॉइन करा हुआ है, फ़िलीपीन से गए हुए हैं, मलेशिया से गए हुए हैं। सो वहाँ पे एक समय सडनली एक बहुत बड़ी चिंता हो गई कि अगर ये लोग वापस आते हैं या और लोग है ना इनसे ज़्यादा आकर्षित होकर वहाँ पर जाते हैं तो किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो समिट है, ऑल्दो वहाँ पे जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पीपल सेंट्रिक हम लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना करी जाती है कि बहुत ब्यूरोक्रेटिक है, इसका आम आदमी का कोई जुड़ाव नहीं है। मैं भी है ना एक आध आसियान की समिट अटेंड करने के लिए गया और वहाँ पे मुझे लगा कि ये पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है वहाँ की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और सब कॉमर्स मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेट हाँ। डिप्लोमेट की एक पूरा तमाशा होता है, उसके आगे कुछ होता नहीं है। तो अगर आप देखें तो वहाँ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसी बात की बड़ी आलोचना कर रही हैं कि वहाँ पर उनका कोई जुड़ाव नहीं है। उनका जो समिट का जो जगह है, वो जो मेन वेन्यू से करीब 3 किलोमीटर दूर तो उनको दे दिया, जिससे कि उनको लगता है कि जितनी कनेक्शन ही ना हो तरजीह कोई। देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इस वाले माहौल के अंदर मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी को तो अभी चोट पहुँचेगी। सरकार और सरकारी एजेंसीज़ को सिक्योरिटी की वजह से और ज़्यादा इम्पोर्टेंस और मिलेगी। ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो बन उसके जाएगी। अंदर जो बदलाव होने की संभावना, जिसकी जो हाँ पीपल सेंट्रिक कर रहे थे नाजिब साहब, वो क्या नाम है जो वहाँ के प्राइम प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर तो काफ़ी वो लंबा उसमें चौड़ा ज़्यादा दोनों। कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। फिर सिक्योरिटी सिक्योरिटी होगा। जी। अम्बेज़र सज्जनहार, क्या सहमत हैं आप इस बात से? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि पता नहीं अनकन्फर्म्ड हैं हालांकि ये रिपोर्ट्स कि इस्लामिक स्टेट के लोग या जिनको दाइश कहना बेहतर होगा उनके लोग और साथ ही जो फ़िलीपींस का इंसर्जेंट ग्रुप है अबू सयाफ, दोनों के बीच मीटिंग हुई है, बैठकें हुई हैं। और इसके अलावा मोरो नेशनल जो लिबरेशन फ्रंट है उनके बीच भी और आईएस के बीच जो है बैठकें हुई हैं। और ख़ासकर इसको ध्यान में रखते हुए कि अब हमारा अगला केंद्र जो है वो मलेशिया होने जा रहा है। देखिए, उन्होंने इस्लामिक स्टेट ने ये तो कहा है जो हम अपना जो ऑपरेशंस का दायरा है उसको हम बहुत बढ़ाएंगे। पहले तो वो वहाँ तक सीमित थे केवल इराक और सीरिया में, परंतु अब उन्होंने बता दिया है कि उनके जो कारनामे हैं वो केवल वहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, सीरिया तक सीमित नहीं रहेंगे, वो और देशों में भी करेंगे और उन्होंने करके बताया है। जैसे पेरिस में किया, जैसे शर्म एल शेख में जब रूस का हवाई जहाज़ जा रहा था उसको भी उन्होंने किया है, बिल्कुल। बेरूत में भी किया है, अफ़गानिस्तान में भी किया है। बोको हराम के साथ तो पहले ही हमें सुना जा रहा है जो उनके यहाँ पर तालमेल हो रहा है। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अब केवल पेरिस में नहीं, यूरोप के और देशों में भी हम ऐसे ही कारनामे करेंगे और वाशिंगटन में करेंगे, अमेरिका में करेंगे। तो इसीलिए मुझे इसमें कोई ख़ास शक की हैरानी नहीं गुंजाइश है। नहीं लगती है जो यहाँ पर अगर ये मलेशिया में आते हैं या मोरो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के या अबू सयाफ ग्रुप के साथ वो अपना तालमेल ऐसा जुड़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें ये देखा जाए जो पहले जैसे यहाँ पर अलकायदा भी यहाँ पर काम कर रहा था इस एरिया में, परंतु उनका जो
कार्रवाई करने का तरीका था, नज़रिया था, जो हम रैम्पेंट ऐसे कोई अटैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें और लोगों के मजहब के लोग मारे जा सकते हैं, हमारे मुसलमान भी मारे जा सकते हैं। तो वो बहुत ही टारगेटेड अटैक करते थे, जहां पर कि ऑर्डिनरी सिविलियंस नहीं मार जाएं। पर इनका जो है इस्लामिक स्टेट का है, इनका तो कैलिफेट करने का है, उनका तो कहीं पर भी हम जाएं, हमला करें, वहां पर दहशत फैलाएं, लोगों में डर पैदा करें, और इसी से हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा होगा। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो संजय जी ने कहा है, जो इन्होंने कहा है, जो पीपल टू पीपल, हाँ, पीपल लेवल उसमें कनेक्शन नहीं रहता। अगर आप देखें, ईस्ट एशिया समिट जब प्रारंभ हुआ था, जब शुरू हुआ था 10 साल पहले, इट इज़ बेसिकली अ लीडर्स ड्रिवन फोरम। जो भी लीडर्स हैं, अब इसमें 10 आसियान के हुए, 6 वाले हैं, 3 चीन, साउथ कोरिया, जापान, 3 भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और 2 रशिया और ये यूनाइटेड स्टेट्स। तो 18 इसमें जो देश हैं, ये बेसिकली लीडर्स ड्रिवन है, और ये जो हैं, और साउथ ईस्ट एशिया के अलावा जितने देश जुड़ गए हैं, यानी कि स्टेक्स उस तरह से हाई हो गए, डायलॉग पार्टनर्स, हाँ, ईस्ट एशिया समिट, क्योंकि अभी जो हो रहा है वहां पर, जो दूसरे दिन होगा 22 तारीख को, वहां पर ईस्ट एशिया समिट होने वाला है। तो उसी के लिए ये सभी लोग, जो आप ओबामा साहब जा रहे हैं वगैरह वगैरह, भारत के जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो तो आसियान इंडिया समिट होगा पहले दिन, उसमें वो करेंगे, शिरकत करेंगे, उसमें बातचीत करेंगे। परंतु ये लोग जो सब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ईस्ट एशिया समिट के लिए, और वो है दूसरे दिन, और वहां पर लीडर्स ड्रिवन है, और वो बेसिकली जो दुनिया भर के जो मसाइल हैं, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें, ये सब जो मुद्दे हैं, उसके बारे में वो बात करेंगे। तो अभी तक मुद्दों पर हम आते हैं एम्बेसडर सज्जनहार। इससे पहले शशांक जी की तरफ चली जाती हूँ, फोन लाइन पर मौजूद है। शशांक जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह पेरिस हमलों के बाद पूरी तरीके से खौफ के साए में पूरी दुनिया जी रही है, ऐसे में ये उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, जहाँ पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी पहुँच रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसे में काफ़ी ये बताया जा रहा है कि ये गढ़ इस तरह से जो निशाना हो सकता है आतंकवादियों का, वो ये जगह हो सकती है। किस तरह से, कितना चैलेंजिंग आप ये मान रहे हैं मलेशिया में इस बैठक को होस्ट कर पाना, और कितना एफिशिएंट आप ये मानते हैं कि जो मलेशियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उसको हैंडल करने में कामयाब होंगी? मुझे कोई शक नहीं है कि मलेशिया की सिक्योरिटी एजेंसी उसको हैंडल कर लेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पहली बार इस तरह की बैठकें कर रही हैं। ये बात अवश्य है कि पेरिस के टेररिस्ट आतंकवादी हमलों के बाद में थोड़ा सा दुनिया में इसके बारे में ज्यादा चिंता बढ़ी है, लेकिन ये सोचना कि वो एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर सारे आतंकवादी हमले जो हैं मलेशिया में करवा सकते हैं, मैं बिल्कुल बात से नहीं इत्तेफाक रखता हूँ। वो अगर पहले से सोच रखा है उन्होंने, तब तो बात और है। और उसके लिए मेरे ख्याल से जो है पूरा जिस तरीके से काउंटर टेररिज्म पे हम लोगों के कई कंट्रीज का आपस में कोऑपरेशन है, तो मलेशिया को पूरा इसमें सहयोग मिला होगा अपने जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जो उनके और पार्टनर्स हैं। तो लेकिन यह है कि अवश्य इस बैठक में जो है आतंकवाद का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं ये पूछ रही थी आपसे शशांक जी कि इस्लामिक स्टेट की बैठकों की बात हो रही है कि उनके साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, मोरो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ, अबू सयाफ ग्रुप के साथ। इन चीज़ों से हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्थानीय गुट हैं इस तरह के, खासकर इस्लामिक पसंद, उन सब में जो है किसी न किसी तरह की फेवरेबल इस्लामिक स्टेट के लिए भावना है कि वो कैलिफेट बनना चाहिए। देखिए, आपको मालूम होगा कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट में इसीलिए झगड़ा हुआ क्योंकि अलकायदा चाहता था कि वो दुनिया में पूरा विश्वास उसका अलकायदा का रहना चाहिए, और इस्लामिक स्टेट अपने को कंट्रोल करे, खाली जैसे तालिबान ने कर रखा था अफगानिस्तान में, या बोको हराम या अल शबाब ने, तो वो अपने अपने एरिया में रहें। लेकिन इस्लामिक स्टेट ने बिल्कुल बदल दिया, और बगदादी जो है वो खलीफा बन गए हैं, और इससे जो है जितने भी संस्थाएं हैं इस्लामिक, जितने भी हर जगह पर, उन्होंने उनका वो नेतृत्व मान लिया है, और वो कहते हैं कि वही उनके खलीफा हैं। तो मेरे ख्याल से वो तो ठीक है, वो होना आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर घटना को आतंकवाद में बदला जाएगा। लेकिन शशांक जी, इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि टेररिज्म को, आतंकवाद को, या सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, इन बैठकों में जितनी उन्हें तरजीह, जितना उनको स्थान मिलना चाहिए था, इस बार पेरिस हमलों के बाद ज्यादा स्थान मिलेगा क्या, या कॉपरेशन ज्यादा मजबूत होगा सुरक्षा के मद्देनजर? चिंता अवश्य ज्यादा होगी, थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल पे जरूर इंटरेक्शन होगा, लेकिन इन चीजों में होती है बात की डिटेल्स में डिपेंड करता है।
कि क्या क्या आपको करने हैं, सब स्टडी करके, और ऑलरेडी स्टडी हो रहा था। टेक्निकल चीज़ों में क्या करना है, सोशल चीज़ों में क्या करना है, रिलीजियस चीज़ों में क्या करना है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, फैमिलीज की अपनी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कि किस तरह का जो है वो मनुष्य और वो चाहते हैं कि आपस में मिलजुल के रहने वाले, या ऐसे कि जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव अपनी एक तरह की सोच विचार पे ही रहेंगे, बाकी सबका जो है गला काटेंगे। तो ये बातें मेरे ख्याल से वो सब होगी, लेकिन एक मीटिंग में नहीं हो सकता है, वो सब आगे जो है परस्यू करना होगा। इस समय और भी मुद्दे बहुत सारे हैं, बिल्कुल, और उसमें आपने मुद्दे उठाती हूँ शशांक जी। एजेंडा। जी हाँ प्रोफेसर भारद्वाज, आप इसको किस तरह से लेते हैं? हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों में अगर 3 महत्वपूर्ण मुद्दे कोई हैं इन बैठकों के, तो उनमें सिक्योरिटी, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन क्या आपको लगता है कि दूसरे मुद्दों को भी ओवरशेड कर लेगा? देखिए, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि जिस तरीके से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से वहाँ पर भू रणनीतिक और भू राजनीतिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो हमारे लिए भू राजनीतिक और भू आर्थिक, जिसको कहेंगे हम जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण है। अब 2 इसमें जो सबमिट हो रहे हैं, पहला एक आसियान सबमिट हो रहा है जिसका हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप आर्थिक आंकड़े भी देखते हैं तो भारत का जो आसियान है वो चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और आसियान का भारत छठा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अगर आप देखते हैं इकोनॉमिक अगर दृष्टि से देखते हैं तो ये जो आसियान क्षेत्र है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ जो डिबेट चल रही हैं, एम्बेसडर साहब ने जो कहा और जिस तरीके से जो सुरक्षा का मुद्दा आ रहा है, उसमें मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जो ईस्ट एशिया सबमिट हो रहा है उसमें जो सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि उसमें ना केवल आसियान कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी जिसमें रशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बहुत कुछ हद तक आतंकवाद और सुरक्षा के प्रति बड़े सेंसिटिव हैं। ये सब लोग भी साथ आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारत के साथ एक तरीके का जो भेदभाव होता आया है आतंकवाद के मुद्दे पे, जो एक डबल स्टैंडर्ड वेस्ट का होता आया है, अब ये जो पेरिस अटैक के बाद में ये एक मौका मिला है भारत को, मोदी सरकार को ये मौका मिला है कि इस मुद्दे को एक ग्लोबल रूप में क्योंकि जो ग्लोबल हालांकि प्रोफेसर भारद्वाज, इस बीच न सिर्फ कि 9/11 बल्कि उसके बाद भी लंदन से लेकर और भी कई धमाके ऐसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो अनटच रहा हो वेस्ट के टेररिज्म क्या होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो उनको ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। तो क्या वाकई इसमें भी सिलेक्टिव अप्रोच है? नहीं, निश्चित रूप से सहमत हूँ, लेकिन ये तुरंत से हुआ है और उसके बाद से सबमिट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है इसका एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रहेगा। और हमारे लिए जो जिस तरीके से जो 2014 में जो सबमिट हुआ था, उसमें हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कि भाई हम मैं आती हूँ एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे। संजय कपूर जी, ये बताइए कि फिलहाल अगर पूरा एजेंडे का हम जिक्र करें तो 2016 से 20 तक का जो एक नया प्लान ऑफ एक्शन बनाने की बात हो रही है, जिसमें खासकर अगर आसियान इंडिया कोऑपरेशन का हम जिक्र करें और जो पिलर्स बताए जा रहे हैं वो पॉलिटिको, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल पिलर्स भी इसमें शामिल है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि जो लोगों से जुड़ी चीज़ें हैं, जाहिर है कल्चरल एस्पेक्ट जो मिसिंग है। क्या आपको लगता है कि 2016 से 20 तक में ये वापस आया है और किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये जो बात है, जो पूरी आसियान की लीडरशिप है, अगर आप सेक्रेटरी जनरल का बयान सुने, वहाँ के प्रधानमंत्री, मलेशिया के प्रधानमंत्री का बयान सुने, तो सबको इस बात की तकलीफ़ है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो अभी तक मीट नहीं हो पाया। इसको ज़्यादा पीपल सेंट्रिक बनाया जाए, जैसे कि लोगों को जुड़ाव हो। तो उसके लिए कई सारे प्रपोजल वगैरह देते हैं, जैसे थिंक टैंक्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, मीडिया के बीच में इंटरेक्शन होती है, पर ये सब बात तक ही सीमित रहती है। अगर आप वहाँ से रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे मीडिया भी इस समय रो रही है कि उन लोगों ने कोशिश करी तमाम लोगों से मिलने की, तमाम जितने भी गेस्ट आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं और मुल्कों के, तो उनसे इंटरव्यू मिल जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, 15 मिनट का भी उन लोगों को टाइम नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप बातें कई सारी करती है कि एकोमोडेशन होगा, खुलापन होगा, लोगों के बीच में जुड़ाव होगा, पर जहाँ इम्प्लीमेंट करने की आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ संकोच आ जाती है। तो हालांकि कल्चरल भी अगर देखें तो एक ही क्षेत्र है, कल्चरली भी उतना फर्क नहीं है। कल्चरली भी एक ही क्षेत्र है। अगर आप यहाँ पर देखें, हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस म्यांमार से लेकर आपको वियतनाम में मिलेगा, आपको हिंदू धर्म के कई सारे अवशेष मिलेंगे, बौद्ध धर्म का तो पूरा आपको जो प्रसार है वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान जहाँ जाइए हर जगह पे है।
तो और जब से है ना लिंकेजेस की बात कर रहे हैं कि आप है ना यहाँ से गाड़ी चला के आसाम से सीधे वियतनाम जा सकते हैं। दूसरी बात एयर लिंकेजेस के बारे में कर रहे हैं। इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, बिकॉज अगर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि लोग बाग हवाई जहाज के पर्यटन करने के लिए जा सकते हैं, लोग बातचीत कर सकते हैं, नौकरियां वहाँ पे लोगों को अगर फ्री एक्सेस मिल जाता है, एफटीए वगैरह की वजह से भी है ना काफ़ी चीज़ों से मेरे ख्याल सहूलियत होगी लोगों को। पर सरकारी लेवल पे फैसिलिटेशन तो है, परंतु जो ज़्यादा डेप्थ आनी चाहिए रिश्ते के तो अंदर। ये झिझक की वजह आप क्या देखते हैं? क्या सुरक्षा की एक चिंताएं है ना, हैं? एक सुरक्षा की बात है, दूसरी बात एक काफ़ी लोगों में एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट भी है। जैसे आप देखिए कि वहाँ के मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे करप्शन के मामले में काफ़ी जन आंदोलन हो रहा है वहाँ पर, और उनको किस बात की काफ़ी तकलीफ रहती है कि सिविल सोसाइटी क्या कह रही है, पत्रकार लोग क्या कह रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि किस जितना भी रिजेंटमेंट है उसको एक क्या नियंत्रण। क्या इन देशों तो में क्या सिक्योरिटी रुतबे को लेकर भी आपको कोई ऐसा मुकाबला नज़र आता है जो कि हम ज़्यादातर साउथ एशिया के देशों में देखते हैं? क्या ऐसा भी है कि ताकत को लेकर, रुतबे को लेकर भी एक कोई मुकाबला है जिसकी वजह से ये हेजिटेशन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें सबसे ज़्यादा रुतबा और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो चीन का है। बिल्कुल। और उसमें बाकी लोग अपनी कहने मतलब औकात, अपना जो हिसाब किताब है, अपना जो वजूद है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं चीन के माध्यम से, अपना चीन के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं एक रीजनल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। और जब चीन वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करता है और किसी तरीके से कुछ डील्स वगैरह उनकी नहीं होती हैं, तो उसका आपको असर खास दिखाई पड़ने लगता है। तो आपकी बात सही है कि वहाँ पर काफ़ी अपनी डायनेमिक्स है, बैलेंस ऑफ पावर, उसकी अपनी समस्याएं हैं। अशोक सज्जना जी, बताइए कि भारत और आसियान के बीच 30 डायलॉग मैकेनिज्म हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स से लेकर कॉमर्स, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, कितना फंक्शन करते हुए ये मैकेनिज्म आपको नज़र आ रहे हैं? क्या इतने स्तरों पे वाकई जो डायलॉग, जो बातचीत, जो टर्म्स होने चाहिए वो दिख रहे हैं आपको? देखिए, मैं तो ये कहूँगा जो ये डायलॉग जितने भी नंबर होते हैं, ये एक सिग्नल है जो हमारी ताल्लुकात, हमारे जो संबंध हैं वो कितने परिपक्व हैं, कितने डायनामिज्म है उसमें, कितनी उसमें जान है। अगर आप देखें अमेरिका के साथ हमारे 40 एरिया में डायलॉग हैं, इसमें आपने कहा 30 हैं। एक तो ये अपना इंडिया आसियान हो गया, एक समिट रिलेशनशिप जो है, दूसरा ईस्ट एशिया समिट हो गया, 7 जो आपने गिना है ये मंत्री स्तर पर हैं, काम किए जाते हैं, और करीब 20 से ज़्यादा हैं जो ऑफिशियल लेवल पर किए जाते हैं। मेरे विचार से इनकी बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर आप एक दो को ही मैं ये लूँगा, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में अगर आप देखिए वहाँ पर के जो देश हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर में, खाद्य पदार्थों में बहुत महारत हासिल की है, बहुत उनमें कॉम्पिटेंस है, बहुत ही एफिशिएंसी है, उनका जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, भारत से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम उनके साथ ताल्लुकात अपने बढ़ा सकते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमी में आप देखिएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास, जैसे अभी प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी बता रहे थे, $75 बिलियन हमारे पिछले साल, हालांकि हमारा इस साल का टारगेट था जो $100 बिलियन तक हम पहुंचेंगे। और मैं आंकड़े बता देती हूँ कि इसमें आंकड़े क्या क्या हैं। दरअसल भारत जो है वो 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आसियान का, और हम हैं चौथे जो लार्जेस्ट ट्रेड है भारत और आसियान के बीच, जो आपने जिक्र किया जिसका 76.5, तो वही हाँ जी हाँ $77 बिलियन हो गया। और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है आसियान को वो करीब $31 बिलियन है, और जो इम्पोर्ट है वो 44 के आसपास है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद की जानी चाहिए। बिल्कुल 100 बिलियन का 2015 तक 100 बिलियन का टारगेट था, वो हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमी में भी ये आया है। परंतु इसमें एक चीज़ मैं और कहूँगा, जो ये वाला है, जो ट्रेड इन गुड्स है, ट्रेड इन सर्विसेज, जिसकी अग्रीमेंट पिछले साल साइन हुई है, और अभी हम ये उम्मीद करते हैं जो 2016 में सभी जो देश हैं आसियान के देश, वो रेटिफाई कर लेंगे, और इसीलिए वो अब इम्प्लीमेंट हो जाएगी। परंतु सर्विसेज एक एरिया है जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। गुड्स में हमारा इतना एडवांटेज नहीं था, और बेसिकली उसमें क्या हुआ है, 2009 में जब ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, 2010 में कार्यान्वित हुआ, तो हमारे तो जो टैरिफ्स थे वो वाले कम हुए हैं, परंतु उनके जो टैरिफ्स थे वो तो वैसे ही कम थे, तो हमको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिला। तो हमको ये मद्देनजर देखकर चलना पड़ेगा। दूसरी चीज है, काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है भारत की, जो उद्देश्य है मेक इन इंडिया जिसकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी हब है। अगर इंडोनेशिया, मलेशिया, इन पूरे हम देशों की बात करें तो उनका भी वही मकसद है जो मकसद भारत का जी है। बिल्कुल। परंतु अगर आप अपने और कुछ फिगर्स अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट,
हमारी उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करीब $32 बिलियन है 2007 से लेकर 2015 तक। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर करीब 38-40 बिलियन है। 41। तो मतलब हमारे भी जो कंपनीज हैं वहां पर बड़ी अच्छी वहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं, जो नुक्ता मैं जिस पर जोर देना चाहता हूं, जो हमारे पास पोटेंशियल संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं गुड्स में, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, कैपिटल और पीपल टू पीपल। आपने जैसे कहा टूरिज्म का भी है वहां पर। बुद्धिज्म एक चीज है जो कि हमको सबको जोड़ती है, चाहे कितने सारे वहां पर देश हैं, सब यहां से, और हमारा तो सदियों से वहां से नाता रहा है। अगर आप देखें जो पूरे आसियान की जो पॉपुलेशन है करीब 623 मिलियन पॉपुलेशन है, और उसमें करीब 50 मिलियन लोग हैं जो कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो शशांक जी भी इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शशांक जी, अगर ट्रेड का हम जिक्र कर रहे हैं और बात हो रही है जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP की बात हो रही है, जिसमें कि 10 जो हैं आसियान देश हैं, 6 जो हैं FTA अग्रीमेंट पार्टनर्स हैं, और कितना फ़ायदा हो पाया है ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के ज़रिए? अभी काफ़ी आशान्वित नज़र आ रहे हैं एम्बेसडर सज्जनहार यहाँ, आप कैसे असेस करेंगे? मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखिए बताता हूँ। FTA जो हमने साइन करे हैं, अपेरेंटली उसको कोई एकेडमिक हमारे प्रोफेसर लोग कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान हो गया भारत का। तो ये बिल्कुल गलत तरीके से सोचने का विचार है, स्टैटिक थिंकिंग है, पास्ट ओरिएंटेड थिंकिंग है। मेरे ख्याल से हमको डायनेमिक थिंकिंग सोचनी है कि आगे जो है बहुत चेंजेस आ रही हैं ग्लोबल ट्रेडिंग रिजीम्स में, और अगर हम अपने को कॉम्पिटिटिव नहीं बना सकते हैं और हम खाली जनता क्वालिटी के स्टफ बनाते रहेंगे, अपने पॉपुलेशन को भी लो क्वालिटी का सामान देंगे और बाकी लोगों को भी लो क्वालिटी का सामान या एग्रीकल्चरल मटेरियल या मिनरल रिसोर्सेज अपने सप्लाई करते रहेंगे, तो मदर अर्थ तो ठीक है, वो आपको देती रहेंगी खूब बाउंटी, आप उनको भेजते रहिए बाहर। तो ये जो है बड़ा स्टैटिक थिंकिंग है। मेरे ख्याल से जो FTA हमने साइन किए हैं उसमें यह है कि जो आपको कॉम्पिटिटिव आपको मार्केटिंग करने की स्किल्स बढ़ती हैं, अपना कंज्यूमर मार्केट डेफिनेटली आप ओपन करते हैं औरों को, तो ये इसको कोई नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज और मैं कहूँगा RCEP इतना महत्वपूर्ण है कि हम चीन का नाम ले लेकर कहते हैं कि नहीं हम जो है अपने नाक काट लेंगे लेकिन चीन का कोई सामान नहीं आने देंगे। भाई इस समय चीन का सामान जो अमेरिका भी ले रहा है, यूरोप भी ले रहा है, सब देश ले रहे हैं, जापान भी जो उनके साथ में इतनी दुश्मनी करता है वो भी ले रहा है। तो हमें क्या ऐसी मुसीबत आ गई है कि हम कहेंगे नहीं हम तो अपना सामान अपने आप ही बनाएंगे, या अमेरिका से लाएंगे या स्विट्जरलैंड से लाएंगे कहीं से, जबकि अमेरिका आपसे बात ही नहीं कर रहा। अमेरिका ने ऑलरेडी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कर ली है 12 देशों के साथ में, आप है ही नहीं उसमें कहीं। 5 अक्टूबर को साइन हो चुका है एग्रीमेंट, 1 साल के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपके सारे मार्केट बंद हो जाएंगे, आपको जो है कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ना आप बेच पाएंगे कहीं पर। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपना सोच समझ के आगे बढ़ें। जी शशांक जी, यहाँ जो मेहमान बैठे हैं दोनों सहमति नहीं है उनकी आपकी बात से, मैं आती हूँ उनका जवाब ले लेती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। मैं सिर्फ ऐड करूँगा कि मुझे लग रहा है कि देखो हमारा जो ईस्ट की तरफ जो एक जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हम इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का रोड कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ा है, जिस तरीके से हमने एक कालादान प्रोजेक्ट लिया है, और मुझे एक और आशा जो नज़र आई है लेटेस्ट जो म्यांमार में जो चुनाव हुआ है, देखा है कि लोकतांत्रिक ताकतें भी मजबूत हो रही है उधर। तो मुझे लग रहा है ये जो तीनों बातें हैं ये भी कुछ हद तक हमारा जो ईस्टर्न एशिया में हमारा जुड़ाव को या व्यापार को या इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। लेकिन जो मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, जो मुझे इस सारे जो ईस्ट एशिया समिट या आसियान के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी में जो सबसे कमी जो मुझे नज़र आई कि हम कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कोई मजबूती, कोई एजुकेशनल कॉपरेशन। लेकिन जिस बात के लिए शशांक जी चेता रहे हैं, आप उससे सहमत नहीं हैं? आपको नहीं लगता इतना गंभीर मामला है? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना कोई ऐसा चाइना के साथ। मुझे लगता है कि अगर हमने पूरी तरीके से तैयारी नहीं करी कि ये पैरानोया जो FTA को लेकर भी अक्सर सुनने में आता है कि भारतीय कारोबारियों को नुकसान क्योंकि सबको लगता है कि काफ़ी चाइनीज़ गुड्स इस रूट से आती हैं जिससे कि हमारी कई सारी गुड्स को प्राइस आउट कर रही हैं, और डंपिंग का भी डर रहता है। तो कई सारे इलाकों में अगर आप चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के हवाले सुने, फिक्की वगैरह ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन करा है, काफ़ी पेपर प्रेजेंट करे हैं कि FTA वगैरह से क्या नुकसान हुआ इंडिजिनस इंडस्ट्री को। तो उसमें कुछ हद तक सत्य हो सकता है, पर इस समय जो इंडियन इंडस्ट्री है इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर चर्निंग। पुरानी चीज़ें जो बनाते थे जो कि है ना अब अनवायबल हो गई हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा, और TPP जो होगी जो प्रोसेस है वो इसको स्पीड अप कर देगी, क्योंकि वो नए स्टैंडर्ड्स ला रही है एनवायरमेंटल के, आपकी क्वालिटी के, तमाम चीज़ें। तो अगर आप उसको ध्यान में रख के अपने को बदलाव नहीं लाएंगे तो
FTA वगैरह से जो समस्याएं हो रही हैं वो और गंभीर हो जाएंगी TPP के समय मेरे माध्यम पास से। सिर्फ आखिर के 2-3 मिनट बचे हैं। शशांक जी, एक सवाल महत्वपूर्ण है पूछना इस वक्त कि जिसको अब तक लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी कहते थे, फिर उसको एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, क्या वाकई लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट बन पाया है? क्या वाकई ये सफ़र हम तय कर पाए हैं? और साथ ही सवाल उठ रहा है कि अब एक दशक जो है वो ईस्ट एशिया समिट को लेकर भी हो रहा है, उसके रेलेवेंस पे भी सवाल है। देखिए, ऐसा है कि माइंडसेट सबसे पहले बदलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हुआ है, फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे जो अपने सरकार के जो इस समय मशीनरी है वो साइलोज में सोचती है, मतलब अपने अपने क्लोज्ड एनवायरनमेंट में। तो जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो इंडिया के सरफेस ट्रांसपोर्ट का सोचेगी, कनेक्टिविटी बर्मा से हो, ईरान से हो, कहीं और बांग्लादेश से हो, उसके बारे में नहीं सोचेगी। इसी तरीके से जो हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है वो नहीं सोचेगी कि रेलवे लिंक्स कैसे बनाए जाए। रिवर कनेक्टिविटी होगी तो बाहर के लिए रिवर कनेक्टिविटी सोची जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो हमारा सोच विचार का ढंग है और जो अपना पॉलिसीज बनाने का ढंग है उसमें बिल्कुल रेडिकल चेंज करना होगा, अगर हमको जो है एशिया में और विश्व में कोई रोल प्ले करना है, चाहे विश्व गुरु का हो, चाहे विश्व का साथ में पार्टनर बन के या पार्टनर्स का हो। बिल्कुल जी हाँ। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल एक आखिरी बच गया है जो साउथ चाइना सी को लेकर है, जिसको लेकर हेडलाइंस बन रही हैं फिलहाल कि चीन ने कह दिया बिल्कुल नहीं चाहते कि इस पर चर्चा हो, भारत कह रहा है चर्चा होनी चाहिए, अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि हम चर्चा करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पिछली बार जो आसियान समिट हुई थी उसमें ये कहा था कि जो आसियान है चीन से मिल बैठ के बात करेगा, कोई दबाव नहीं लाएगा, उसके ऊपर किसी तरीके से कोई आरोप नहीं लगाएगा, उनसे बैठ के बात करेगा। मेरे ख्याल से अभी आसियान उसी अंदाज में बात करना चाहता है। ये भी बात है कि पिछली बार जो स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब नहीं हुई, परंतु एक बहुत अहम मुद्दा है कि वहाँ पर चाइना साउथ चाइना सी को अपना क्षेत्र में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है और अमेरिका और कई सारे मुल्क उस बात को काफ़ी उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। अभी उन लोगों ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना दिया है। उसके बाद उनका जो अभी जो अमेरिका की फ्रेट गया है, वहाँ पे शिप गया है, उसकी उन लोगों ने काफ़ी आलोचना करी है। तो ये जो मामला है इतनी आसानी से सुलझेगा नहीं और चीन भी देखना चाहता है कि वो कितना अपना एनवलप पुश कर सकता है, कितना किस तरीके से जो उसकी जो आर्थिक ताकत में जो बढ़ावा या बढ़ोतरी हुई है उसको किस तरीके से अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कर सकता है। तनाव हो सकता है बैठक में क्या इन मुद्दों को लेके? नहीं, इन मुद्दों को लेके देखो, सुरक्षा का मुद्दा डोमिनेट करेगा, दोनों ही मुद्दे डोमिनेट करेंगे, चाहे साउथ चाइना सी भी डोमिनेट करेगा, चाहे इनफॉर्मली करे, और इसमें जो आतंकवाद का मुद्दा है वो भी डोमिनेट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को आर्थिक अपने हितों को वहाँ पे ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या इसको एक बायलैटरल मुद्दा मान लिया जाएगा कि चीन और भारत के बीच का मसला है, हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे? नहीं, ये खाली चीन भारत का मुद्दा नहीं है, पूरा साउथ चाइना सी और पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का दोनों के ही मुद्दे बनाने की कोशिश की जा रही है। चाइना हमारे इधर इंडियन ओशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया साउथ चाइना सी में भी दखल अंदाजी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये मुद्दा है, महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक टाइज जो बढ़ती जा रही है, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो हमारे जो आर्थिक हित हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, उसको हम बढ़ाएं और हम चाइना को कॉम्पीट करें वहाँ पे, जो हम कर नहीं पा रहे। चाइना सब जगह है लेकिन हम वहाँ पे कॉम्पीट करें। जी हाँ, बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी मैं कि सिंगापुर जो दौरा है, बायलैटरल मीटिंग ये होने जा रही है, 5.5 मिलियन पॉपुलेशन में 3.5 लाख जो हैं वो भारतीय ओरिजिन के लोग रहते हैं, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ भारतीय लोगों की। किस तरह से इसको देखा जाए, बहुत संक्षेप में क्या उम्मीद की जाए? संक्षेप में एक तो ये वहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनेगी। सिंगापुर ने हमेशा हमारा साथ दिया है और उनके साथ सबसे पहले हमने अपना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। वहाँ से सबसे ज़्यादा हमारे पास निवेश आता है, हमारा ट्रेड भी $17 बिलियन का है उनके साथ। तो ये बहुत ही अहम रिश्ता है। अगर आपको याद होगा जो 2002 में जब बातचीत हो रही थी, जो आसियान इंडिया समिट हो या नहीं हो, कुछ देश थे जिनको इसके विरोध में थे, पर तब सिंगापुर के प्रधानमंत्री गो चोक तोंग ने कहा था जो साहब आसियान जो है एक किसी बिग एयरक्राफ्ट की तरह है, बोइंग एयरक्राफ्ट की तरह है। अगर उसका एक विंग चीन है तो हमें दूसरा विंग भारत को रखना चाहिए। चलिए, माफी चाहती हूँ कि बिल्कुल खत्म करना होगा कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर अभी बैठक शुरू होने वाली है, आकलन लेके फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।